जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वैदिक काल के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसे वैदिक काल क्यों कहा जा रहा है। इस वजह से क्योंकि इसी टाइम पर वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन का निर्माण हुआ था। एक तरीके से कह सकते हैं कि विकास हुआ था। जैसे कि हमने इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के बारे में। अब पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। यहाँ पर एक क्रम है, वैसे ही इनके निर्माण होने का भी एक क्रम है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ, इसके बाद वो खत्म भी हुआ, उसका पतन हो गया। उसके बाद एक नई सभ्यता, एक नई सिविलाइजेशन का विकास होता है, जिसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कह रहे हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये हमें वेदों से पता चलता है, जिनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और इस पर सबसे ज्यादा विश्वास भी किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि वैदिक काल को समझने के लिए इसे दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। दोनों का टाइम पीरियड भी बांट दिया गया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, इस टाइम पीरियड को ऋग्वैदिक काल कहा गया है, और 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, इस टाइम पीरियड को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। मतलब कि पहले ऋग्वैदिक काल आया है और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया है। अब बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। सबसे पहले इसी को समझेंगे, उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। अब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चला? हमारे पास इसके लिए लिटरेरी सोर्स भी हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं। लिटरेरी सोर्स में हमारे पास केवल एक ही सोर्स है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलती भी नहीं है। वो है ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता ऋग्वैदिक काल की एकमात्र रचना है। मतलब कि इस टाइम पीरियड के अंदर ऋग्वेद संहिता का केवल निर्माण हुआ था, इसकी रचना की गई थी। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है, चीजों को याद रखना है। लेकिन अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के तो पूछा नहीं जाता है। तो आपको फैक्ट याद रखना है। तो ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद संहिता एकमात्र इसकी रचना है, ये याद रखना है। इसके बाद ये जो टाइम पीरियड है, इनको याद रखना है। इस ऋग्वेद संहिता में जैसे कि 10 मंडल है, उनमें से दूसरे से लेकर के 7वें मंडल में गोत्र मंडल कहा जाता है। जो इतने मंडल हैं, इसे गोत्र मंडल कहा जाता है, क्योंकि इन मंडलों की जो रचना है, मतलब जब इस मंडल को बनाया गया था, उस टाइम पर जिस व्यक्ति ने या जिन ऋषियों ने मिलकर के उसे बनाया, वो एक विशेष परिवार या विशेष गोत्र से रिलेटेड थे। इस वजह से इसे गोत्र मंडल कहा जाता है। हमने बात किया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उनमें से ये 9 मंडल हैं जिनके बारे में हमें पता चला। ये सभी मंडल की जो रचना है वो अलग अलग लोगों ने की है। जैसे कि द्वितीय मंडल या दूसरे मंडल को गृत्समत भार्गव ने रचा हुआ है। उसके बाद तीसरे मंडल या तृतीय मंडल की जो रचयिता है वो विश्वामित्र हैं, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चौथा मंडल है, इसे वामदेव ने, और पांचवा मंडल को अत्रि ने, छठवां मंडल को भारद्वाज ने, सातवां मंडल को वशिष्ठ ने, आठवें मंडल को कण्व ऋषि व अंगरीष ने, इसके अलावा 9वें मंडल को पवमान अंगिरा ने, और 10वां मंडल को क्षुद्र सुक्तियां और महासुक्तियां इनके द्वारा रचा गया है। यहाँ पर जो ये मंडलों के बारे में हमने बात किया, इसको आपको याद रखना होगा। पीसीएस एग्जाम में शॉर्ट में डायरेक्टली इनके बारे में पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग ध्यान से देखना, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हमारे पास, जिससे हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल किस टाइम का है और उस टाइम पर क्या क्या चीजें हुई थी। एक है कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का, दूसरा है बोगज कोई मितन्नी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का, और तीसरा है कुछ चित्रित धूसर मृतभांड। ये 3 चीजें हमें मिली हैं। कस्सी अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि ईरानी आर्य जो थे, उनमें से जो एक शाखा या एक ब्रांच थी वो हमारे भारत आई थी। बोगज कोई अभिलेख से ये पता चलता है कि 2 राजा थे, एक राजा हिती राजा सुब्बवलिमा और दूसरा मितन्नी राजा। इन दोनों के बीच
संधि हुई थी उसका अभिलेख में वर्णन है। उसके बाद उन लोगों ने साक्षी माने थे कुछ देवताओं के, वो भी वहां पर लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ चित्रित धूसर मृदभांड है, उनको देख करके और उनमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसके माध्यम से हमें पता चला है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की, कि मतलब ऋग्वैदिक काल के जितने भी लोग थे उन लोगों ने अपनी जो सिटी बसाई थी, गांव बसाए थे, सिटी बसाए थे, तो वो कहाँ तक फैला हुआ था, एक छोटे से जगह में था या एक बड़े जगह में फैला हुआ था, इसी को हम समझते हैं। ऋग्वेद कालीन के जो लोग थे, मतलब कि उस टाइम के जो लोग थे किस टाइप से रहते थे, कहाँ तक फैले हुए थे, ये हमें ऋग्वेद से पता चलता है। और ऋग्वेद से ही हमें पता चला कि ये लोग अब आज का जो अफगानिस्तान है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां तक ये लोग फैले हुए थे। इसके अलावा सतलुज से लेकर के यमुना नदी तक का जो इनका एरिया आ रहा था उसे ये लोग ब्रह्मवर्त कहते थे। बात करें कि ऋग्वेद में क्या क्या चीजों का वर्णन है, तो ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट नदी सिंधु नदी है, जिसके बारे में कई बार ऋग्वेद में कहा गया है। इसके अलावा गंगा नदी का भी एक बार नाम आया है। ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो टोटल 25 या 25 नदियों का नाम आया हुआ है, जिनमें सरस्वती नदी और भी इम्पोर्टेंट है। सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी बताया गया है। यहाँ पर वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जा रही है जो सिविल सर्विस एग्जाम में भी पूछा जाता है और पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद काल में किस तरीके से उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था थी, समाज में किस तरीके से उनका रहन सहन था, किस तरीके से उठना बैठना था, क्या नियम कानून थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो उनकी अपनी जनजाति समाज था, मतलब कि आज के टाइम के लोग जैसे रहते हैं उस टाइप से मत सोच लेना, काफी डिफरेंट था, जनजातीय टाइप का। इसके अलावा जो सामाजिक संरचना थी वो जन्म मूलक संबंध थे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पर भी एक दूसरे से जुड़ गया है, मतलब कि एक ही परिवार समाज जो है जन्म के साथ एक दूसरे से जुड़ते गए, इसलिए इसे जन्म मूलक संबंध कहा गया। ऋग्वेद से हमें पता चला है कि उस टाइम पर पुत्र और पुत्रियों के लिए ये लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया करते थे, लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग। लेकिन उसके अलावा जो बाकी रिश्तेदार थे, जैसे कि भाई भतीजे चचेरे भाई, अलग अलग टाइप के जो लोग रहते थे, इनके लिए एक ही शब्द का यूज किया गया है, वो शब्द है नृप। ऋग्वैदिक कालीन जो समाज थे उस टाइम पर, ये जो समाज है वो कई इकाइयों में बटा था, मतलब कई पार्ट में बटा था। एक समाज का निर्माण किस तरीके से होगा, तो उसमें सबसे पहले आपका परिवार होना चाहिए। परिवार बना, उसके बाद अलग अलग, फिर ग्राम बनेगा, ग्राम के बाद विस बनेगा और विस के बाद जन बनेगा। ये कुछ उसी टाइप से आप समझ सकते हैं, जैसे कि अभी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर मंडल आएगा, मंडल के बाद राज्य, और राज्य के बाद फिर क्या आएगा, देश आएगा। वैसे ही उस टाइम पर था कि पहले परिवार आएगा, परिवार के बाद ग्राम आएगा, ग्राम के बाद विश, और विश के बाद जन आएगा। विश्व में अधिक इकाइयां सम्मिलित होती थी, जिसका अर्थ एक वंश या संपूर्ण जाति से लगाया जाता था। ऋग्वेद काल में जो मौलिक इकाइयों का स्वरूप था वो पितृ सत्तात्मक था। परिवार में पुत्र का जो जन्म है वो शुभ माना जाता था। इसके लिए लोग प्रार्थना, कामना और अनुष्ठान करते थे, मतलब कि कुछ आज जैसा ही है। आज भी लोग पुत्र के जन्म के लिए क्या पता अलग अलग जगह जाते हैं, व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि बेटा का जन्म हो, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी देते हैं। ऐसा ही उस टाइम पर भी था। यहाँ पर हम सामाजिक व्यवस्था को थोड़ा स्टॉप करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। इसके बारे में लगभग हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, पीएससी के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आज का सिंध नदी है, उस टाइम पर, प्राचीन टाइम पर इसे सिंधु नदी कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। आज का जो झेलम है उसे वितस्ता कहा जाता था। आज का जो चेनाब नदी है उसे अस्कनी कहा जाता था। आज का जो घग्घर नदी है उसे दृष्टुति कहा जाता था। आज का जो रावी नदी है उसे परुष्णी कहा जाता था। आज का जो सतलज नदी है उसे सतुद्री कहा जाता है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे, इसे यूं समझिए कि रट लीजिए। अगर आप पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे रट लें, एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज का जो गोमल नदी है उसे गोमती, आज का जो काबुल नदी है उसे प्राचीन या पुराने टाइम पर कुंभा नदी कहा जाता था। आज का जो गंडक नदी है उसे सदा नीरा, और आज का जो कुर्रम नदी है उसे क्रूमु कहा जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के आगे के टॉपिक के बारे में। ऋग्वेद से हमें ये पता चला कि उस टाइम पर जो बेटियां थी, बेटियों को दुहित्र कहा जाता था, दुहित्र शब्द यूज किया जाता था।
और उसी टाइम पर जो स्त्रियां थी वो उत्पादन में भाग ले सकती थी, उत्पादन व्यवस्था में। शिक्षा का अधिकार था, मतलब पढ़ लिख सकती थी, सभा समारोह में भाग ले सकती थी। जब आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर ये समझेंगे कि एक ऋग्वैदिक काल ही था जहां पर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बाकियों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। स्त्रियों का विवाह वयस्क होने पर होता था और विधवा विवाह भी प्रचलन में था। स्त्रियों के उच्च पद पर पदासीन होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता था। अब इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी ये नहीं मिलता है कि जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वुमेन को अच्छी अच्छी पोस्ट दी जाए कि आप लोग इस पर वर्क करें। मतलब कि अगर माने कि उस टाइम पर इनके हिसाब से अपने यहाँ अगर राजा का पद होता था तो राजा जैसे पद पर स्त्रियों का पद पर बैठने वाला कोई भी ऐसा साक्ष्य या एविडेंस नहीं मिला है, न मंत्री में न संतरी में। इसके अलावा हमें ऋग्वेद से पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन के जो समाज रही है उसमें दास, दस्यु और पड़ी भी रहा करते थे। देखिए जो दास है ना, वो नाम के साथ दास यूज होता था, और दस्यु किलों में रहने वाले जो मूल निवासी होते थे उनके लिए यूज किया जाता था। ये थोड़े सावले या काले रंग के होते थे और ये लोग लिंगी की उपासना करते थे, इस वजह से इन्हें दस्यु कहा गया है। इसके अलावा पड़ी आता है। पड़ी को पशु चुराने वाला कहा गया, और यहीं पर से आर्यों और इन लोगों के बीच शत्रु या दुश्मनी की बात भी कही गई। ऋग्वेद के आरंभ में 3 वर्णों का उल्लेख है, ब्रह्म, क्षत्र व विष्णु। इस काल में समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, लेकिन हाँ अंतर जाति विवाह होते थे। मतलब ये है कि छोटे छोटे बच्चों का तो विवाह नहीं होता, शादी नहीं होता था, लेकिन एक जाति से दूसरे जाति में शादी विवाह होते थे। तो लोग लंबे समय तक, जो लड़की बहुत लंबे टाइम तक शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। और शादी के टाइम पर लड़की को विदाई के टाइम पर जो भी उपहार दिए जाते थे, द्रव्य दिए जाते थे, उन्हें वहतू कहा जाता था। आज भी हमारे यहाँ दिया जाता है, जिसे हम दहेज कहते हैं। फिलहाल उसे उस टाइम के अकॉर्डिंग वहतू कहा जाता था। ऋग्वेद में कुछ स्त्रियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद काल की जो महिलाएं थी, ऋग्वेद कालीन महिलाएं लोपामुद्रा, खोसा, सिकता, अपाला और विश्वारा ऐसी विदुषी और महिलाओं या स्त्रियों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था या इकोनॉमिक व्यवस्था उस टाइम पर किस टाइप से थी। तो इन लोगों की जो इकोनॉमी में मेन रोल था उसका था पशुचारण का, मतलब गाय चराने, भैंस चराने का जो काम था इन लोगों का मेन काम था। इसी से इन लोगों का घर पार चलता था। ऋग्वेद में कई सारे पशुओं के नाम हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि उस टाइम पर इनकी इकोनॉमी में इनका अच्छा खासा रोल रहा है। इसके अलावा कई टाइप की जो वस्तुएं मिली हैं, पदनाम मिले हैं, वो भी पशुओं से रिलेटेड है, मतलब कि एनिमल से रिलेटेड है। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि जो पशु हैं वो आय के प्रमुख साधन थे, जिनमें गाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये एक तरीके से संपत्ति थी, जैसे कि आज हमारे यहाँ जमीन मेन संपत्ति में मापा जाता है, वैसे ही उस टाइम पर गाय थी जो मेन संपत्ति रहा करती थी। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब है ना मारे जाने योग्य, मतलब कि इसे नहीं मार सकते हो। इसका हमें कई जगह प्रमाण भी मिला हुआ है, जैसे कि कई सारे शब्द हैं गाय से रिलेटेड जो यूज किया गया है, जैसे कि गोमत ये धनी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता था, गविष्ठ ये गाय की खोज करने वाले के लिए था, गोपति ये गाय का रक्षक हुआ करता था। इस तरीके से नाम रहे हैं। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का चतुर्थ मंडल में उल्लेख है, और ऋग्वेद संहिता के जो मूल भाग है उसमें कृषि के महत्व के बारे में बताया गया है, और वहां पर 3 शब्द यूज किए गए हैं। एक है उर्दर, दूसरा है धान्य और तीसरा है संपत्ति। जिसमें खेती किसानी आसानी से हो सकती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। कृषि में लकड़ी के बने हलों का उपयोग किया जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पर सिंचाई के बारे में ये लोग तो जानते नहीं थे, इस वजह से कहीं ना कहीं ये टोटली कृषि के लिए, खेती किसानी के लिए वर्षा पर निर्भर थे, डिपेंड थे। ऋग्वैदिक काल में इकोनॉमिक में कृषि का कुछ खास रोल नहीं था। पहले नंबर पर पशु चराने का काम ही ये लोग रखते थे, मतलब कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो गाय भैंस बकरियों को चराने का काम था। दूसरे नंबर पर या सेकेंडरी नंबर पर कृषि को रखते थे। इसके अलावा फसलों की बात करें तो इनके पास से जितने भी फसल मिले हैं वो जनरली जैसे कि अनाज जो आते हैं वही मिले हुए हैं, और इन सभी के मिला करके जो ग्रुप बना हुआ है उसे यव कहा जाता है।
ऋग्वैदिक काल में भूमि पर जन का सामुदायिक नियंत्रण स्थापित था। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आज जैसे अलग अलग जमीन है, सबके अपने अपने नाम है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जिसका जहां पर इच्छा हो वहां पर वो खेती किसानी स्टार्ट कर दे, जहां पर इच्छा हो वो रहने लग जाए। ऐसा किसी के नाम नहीं था। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत अधिकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ऋग्वेद में शिल्प विशेषज्ञों का अपेक्षाकृत कम वर्णन मिलता है। मतलब कि कला के क्षेत्र में या क्राफ्ट के क्षेत्र में जितने लोग हैं उनके बारे में कम वर्णन मिलता है। मतलब इनके लिए जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो कम मिलते हैं। और जो मिलते हैं उनमें मुख्य रूप से चर्मकार, बढ़ाई, धातु कर्मी और कुम्हार है। कुम्हार घड़ा बनाने वाला, चर्मकार चमड़ा वाला, बढ़ाई इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इनके बारे में जनरली हमें मिलता है। लेकिन इस काल में मतलब ऋग्वैदिक काल में एक चीज बहुत ही अच्छी थी कि इस टाइम के जितने भी शिल्प के समूह थे इनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि उसे नीचा माना जाए और ऊंचा माना जाए। मतलब ये है कि ये ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार के लोग, जैसे कि कोई लड़का है, लड़की है, मम्मी है, पापा है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी पसंद का काम कर सकते थे। अगर कोई चर्मकार का काम कर रहा है तो उसे करने दिया जाता था। कोई बढ़ई का काम, मतलब एक ही घर में अलग अलग टाइप के काम करने वाले लोग रहते थे। कोई किसी के काम को नीचा या ऊंचा नहीं मानता था। और यही वो समय है जो सबसे अच्छा था। आज भी हमारे समाज में क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग रखते ही है कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। साक्ष्यों के मिलने के हिसाब से जो बढ़ई था उसे पूरे शिल्पियों का मुखिया कहा जाता था। जैसे चर्मकार, बढ़ई, धातु कर्मी, कुम्हार, इन सभी के जो ग्रुप रहा है उनमें से बढ़ई को उसका मुखिया या हेड माना जाता था। और ऋग्वैदिक काल में बढ़ई को तक्षा कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में अयश शब्द का उल्लेख मिला है और इसका मतलब निकाला जा रहा है कि उस टाइम पर तांबे और कांसे से जिस तरीके से औजार बनाए जाते थे, धातु बनाए जाते थे, सामान बनाए जाते थे, तो ये कहीं ना कहीं उसी के लिए इस शब्द का यूज हुआ है। क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में ये लोग लोहे के बारे में अभी नहीं जान रहे हैं। इसके अलावा शिल्प के जो काम रहे हैं, जैसे कि बुनाई का काम है, ये घरेलू काम था। और इसमें घर की जो महिलाएं थी, घर का काम काज करने वाली महिलाएं थी, वो उनके द्वारा काम किया जाता था। और जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता था। मतलब ये है कि भेड़ों का पालन पोषण ये लोग करने लग गए थे, उनको जानने भी लगे थे, उनसे ऊन निकालना भी जानने लगे थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक कालीन की अर्थव्यवस्था में देखा गया कि जो भी वस्तुओं का लेन देन करते थे, जैसे कि खरीदने का काम है, तो वो क्या करते थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर क्वाइंस रहा हो। तो इन लोगों के पास जैसे तांबे कांसे की जो धातुओं की चीजें बनाई जाती थी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि गाय की बात हमने की थी, तो ये लोग उसका लेन देन करते थे और उसी से अपनी जरूरत के सामान एक दूसरे से ले लेते थे। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उस टाइम पर जो राज्य का निर्माण हुआ था वो परिवार से हुआ था और परिवार ही इसका मूल आधार था। मतलब कई सारे परिवारों को मिला करके एक राज्य का निर्माण हुआ था। परिवार का जो मुखिया हुआ करता था उसे कुलप कहा जाता था और ये गोत्र संबंधों पर निर्भर रहता था। मतलब ये है कि एक गोत्र के लोग एक परिवार के रहते थे और इन्हीं गोत्रों को लेकर के ग्राम मतलब गांव का निर्माण हुआ और जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। इसके अलावा कई अलग अलग ग्राम को मिला करके विश्व का निर्माण हुआ। मतलब कि अलग अलग गोत्र हुए और अलग अलग गोत्र मिला करके अपने एक एक गांव बना लिए और उन्हीं गांवों को मिला करके विश्व का निर्माण हुआ, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। इसके अलावा फिर कई अलग अलग टाइप के विष को मिला करके जन का निर्माण हुआ, जो उस टाइम के समाज में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। और उस टाइम पर इसी का प्रधान राजा हुआ करता था। मतलब कि राजा के अधीन में या अंडर में जन होता था, विष होता था, इसके अलावा ग्राम होते थे। ऋग्वैदिक काल में ही द्रुहु, यदु, तुर्वस, अनु और पुरु इस टाइप के संगठित जन थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। जैसे कि हमने अभी बात किया कि परिवार होता था, परिवार के बाद ग्राम होते थे, ग्राम के बाद विश और विश के बाद जन। अब यहाँ पर हमने जब एक जन की बात की तब जाकर के वहां पर उसका प्रधान राजा होता था। वैसे ही यहाँ पर पंचजन, पांच टाइप के अलग अलग जन हैं, इन लोग मिल करके पंचजन का निर्माण करते हैं। शुरुआती टाइम पर जो राजा रहा वो वंशानुगत था। मतलब ये है कि राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, इस टाइप से वंश के हिसाब से चलता रहता था।
धीरे धीरे करके फिर उसमें बदलाव आया और कहीं कहीं पर राजा के इलेक्शन की भी बात मिलती है। शुरुआत में जो राजा रहता था वो सैनिकों का नेता हुआ करता था और उस टाइम पर एक टैक्स चलता था और उस टैक्स का नाम था बलि। तो इस टैक्स को लेने का वो अधिकार रखता था, लेकिन ये लोग प्रेम से जब दे देते थे, जो गांव के लोग थे प्रेम से दे देते थे राजा को, तो वो राजा ले लेता था। तो राजा को यहाँ पर बलि नामक जो टैक्स है वो मिल गया। इसके अलावा जब ये लोग युद्ध करते थे तो युद्ध में जो भी चीजें लूट लेते थे, तो वो लूटे हुए का सबसे बड़ा जो भाग रहा है, पार्ट रहा है, वो राजा अपने पास रख लेता था। इसके अलावा हमें ऋग्वेद से ही पता चला है कि ये लोग जो कबीले थे, ये लोग कई टाइप से संगठन बनाए हुए थे और ये संगठन का नाम था सभा, विदथ, समिति, गण। सभा का काम था जिसमें जन के वृद्ध लोग, जो बूढ़े लोग थे, वो लोग मिलकर के सभा का निर्माण किए हुए थे। और जो समिति थी, इसमें साधारण जनता शामिल हुआ करती थी। इसके अलावा डेली का जो कामकाज हुआ करता था, प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उसमें राजा की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए कई सारे लोग रहा करते थे, जिनमें से पुरोहित भी हुआ करते थे और पुरोहितों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसके अलावा सेनानी हुआ करते थे, ब्राजपति हुआ करते थे, ग्रामणी हुआ करते थे, स्पस हुआ करते थे। ब्राजपति चारागाह का अधिकारी हुआ करता था, स्पस जासूस हुआ करता था, ये आपको याद भी होना चाहिए। अब जिस तरीके से समाज की व्यवस्था थी तो ऐसा लगता है कि वहां पर सब कुछ अच्छा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज बिल्कुल आदर्श टाइप का था और वहां पर किसी भी टाइप का कोई क्राइम नहीं हुआ करता था। वहां भी चोरी हुआ करते थे, सेंधमारी की घटनाएं आया करती थी और खासकर गाय तो संपत्ति मानी जाती थी, इस वजह से गाय की चोरी तो खासकर हुआ करती थी। ऋग्वेद में जो राजा है, राजा को कोप्ता जनस से नाम दिया गया है और ये कबीले का संरक्षक हुआ करता था। इसे पूरा भेता या नगरों पर विजय पाने वाला भी कहा गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में जो राजा हुआ करते थे उन्हें गोप्ता जनस्य के नाम से जाना जाता था, पूरा भेता के नाम से जाना जाता था। पूरा भेता का मतलब है नगरों पर विजय पाने वाला। धीरे धीरे करके राजा का पद अनुवांशिक हो गया। अनुवांशिक का मतलब वही है कि अपने द्वारा जो जन्मे बच्चे हैं वो आगे चल करके फिर राजा बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये भी था कि राजा के हाथ में सीमित अधिकार थे और इस पर कंट्रोल हुआ करता था। कबीले के जो आम सभा और समिति थी वो राजा के ऊपर कंट्रोल रखा करती थी और अपने हिसाब से राजा चुनती थी। इसके अलावा ऋग्वेद काल में सेनानी, पुरोहित और ग्रामीणी के अलावा और भी कई अधिकारी थे, जैसे कि सूत, रथकार, कर्मकार। इन्हें रत्नी कहा जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि सूत, रथकार, कर्मकार, इनको रत्नी कहा जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि रत्नी शब्द का यूज हुआ है सूत, रथकार, कर्मकार के लिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राजा को सीमित अधिकार प्राप्त थे, इनके ऊपर सभा समिति का कंट्रोल था, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद काल में भी अपराध हुआ करते थे, गाय की चोरी विशेष तौर पर हुआ करती थी, ये याद रखना है। अब ऋग्वेद में देखा गया कि मंत्री और मंत्री परिषद जैसी कोई चीज उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन मध्यमशी ऐसा एक शब्द यूज हुआ है जिसका अर्थ निकाला जा रहा है कि उस टाइम पर जब न्याय चाहिए था तो न्याय पंच निर्णय द्वारा किया जाता था। मतलब कि पंचों के द्वारा वो लोग जो डिसीजन ले ले आपस में, उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इसके अलावा पुलिस कर्मचारी उग्र और जीवग्रह, इस दो नाम के पुलिस कर्मचारी हुआ करते थे, मतलब ये डिपार्टमेंट टाइप का था। इसके अलावा वैदिक काल में न्यायाधीश भी हुआ करते थे जिन्हें प्रश्न विनाक कहा जाता था। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद टाइम पर, ऋग्वेद काल में धर्म की जो सिस्टम है वो किस टाइप से रहा है, लोग क्या क्या मानते थे। तो सबसे पहले तो ये लोग पूजा पाठ के लिए देवों की आराधना करते थे, जो देवी देवता थे। और इस टाइम पर ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, मतलब मूर्ति पूजा का माध्यम नहीं था। ये लोग भगवान को मानते थे, स्तुति पाठ करते थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ में जैसे कि दूध है, सोम है, मधु है, इसके अलावा जो अनाज रहते थे उनको मंत्र के साथ आहूत कर देते थे, आहुति दे देते थे और यही एक पूजा पाठ का माध्यम था। इसके अलावा ऋग्वैदिक कालीन में जो आर्य रहे हैं, जो लोग मानते थे, ये एकेश्वरवादी थे। इनके 10 भगवान मानने का सिस्टम नहीं था, एक ही को भगवान मानते थे, उसी को पूजा करते थे। और ये लोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे। इसका मतलब है कि जो पेड़ पौधे हैं, अनाज है, जीव जंतु है, आग पानी है, इन्हीं को भगवान मानते थे और इन्हीं को पूजा करते थे। इसके अलावा ऋग्वेद काल में देवी देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मरुत,
विष्णु, पर्जन्य, उषा जैसी 11 देवताओं का वर्णन है। जैसे कि हमारे यहाँ मानते हैं, आज भी मानते हैं, और ये तो पहले ऋग्वेद से भी पता चला कि इंद्र को वर्षा का देवता, अग्नि देवता को कौन नहीं जानता है। तो इस तरीके से इन देवताओं को उस टाइम पर भी प्रकृति के साथ जोड़ करके पूजा किया जाता था। ऋग्वेद काल में जो इंद्र रहे हैं उनको सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता था और इन्हें पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब था किलों को तोड़ने वाला। और इंद्र के बारे में ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तियां हैं। दूसरे नंबर पे आते थे अग्नि देवता। इनके नाम पर 200 सूक्तियां हैं। और अग्नि की भूमिका किस टाइप से रहती थी, उस टाइम पर लोग मानते थे कि अग्नि देवता का काम है जंगलों को जलाना, खाना पकाने में हमारी सहायता करना, मतलब खाना पकाने के लिए भी हम अग्नि देवता का यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरा स्थान था वरुण देवता का। ये जल और समुद्र के देवता माने जाते थे। लेकिन अगर उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि जो आज समुद्र है उसको ये लोग मतलब फोकस करके ये बात कह रहे हैं। जैसे कि जो नदियां हैं, तालाब है, ये पानी इकट्ठा हुआ करते थे, गड्ढे हुआ करते थे बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये लोग वरुण देवता को वहां से जोड़ करके बात करते थे कि ये समुद्र है। उनके हिसाब से जो तालाब नदियां थी वो समुद्र है। और उसी के देवता वरुण देवता को माना गया था। इनका कहना था कि वरुण देवता का काम प्रकृति का संतुलन बनाना है, इसलिए इन्हें प्रकृति संतुलन का रक्षक कहा जाता था। इसके अलावा मारुत भगवान को आंधी का देवता माना जाता था। और ऋग्वेद से हमें गायत्री मंत्र के बारे में भी पता चलता है, जिसका वर्णन सूर्य देवता के लिए था। मतलब सूर्य देवता को समर्पित करने के लिए गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया था। और इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऋग्वेद काल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन पर हमने बात कर ली है और ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।